हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पोल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिसिप्लिन में था। पोल साइंस के डिसिप्लिन में सब्जेक्ट था यूनिट 4। मैंने इससे पहले 3 वीडियोस बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसमें मैंने एक टॉपिक और कवर किया था कि लोक नीति क्या है और लोक नीति का क्या महत्व है राजनीति में या देश में, तो उसका भी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके पूरा देख सकते हैं वीडियो। तो उसी में ही यूनिट 4 में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लोक नीति क्या है, उसकी निर्माण की प्रक्रिया बताइए और नीतियों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया बताना है। तो लोक नीति की जब भी स्टार्टिंग होगी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि लोक नीति क्या है। तो लोक नीति के बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स आपको लिखना है स्टार्टिंग में। जब भी एग्जाम्स में लिखो तो लोक नीति के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट उसके बाद जो उसकी निर्माण की प्रक्रिया है वो बतानी होती है। तो लोक नीति निर्माण की जो संरचना है उसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था शामिल होती है। ये तो सब जानते हैं कि जब भी नीतियाँ बनाई जाती है वो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही आती है, इसी के अकॉर्डिंगली काम किया जाता है। लोक नीति निर्माण में 2 प्रकार की संरचनाएं इसमें सबसे ज़्यादा भाग लेती है। पहली होती है सरकारी तंत्र, दूसरी होती है गैर सरकारी तंत्र। सरकारी तंत्र में आती है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और जो गैर सरकारी तंत्र है उसमें आती है राजनीतिक दल आ गया, सामाजिक आंदोलन हो गया या लोकमत वगैरह। तो मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या है इसके। विधायिका में आता है ये लोक नीति के निर्माण में विधानमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कि जो लोक नीति के निर्माण में विधानमंडल होते हैं, जो विधानसभाएं होती हैं जिनको बोला जाता है असेंबली के रूप में भी देखा जाता है इन्हें, तो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं। ये विधेयकों में सुधार के साथ साथ, मतलब विधेयक होते हैं एक प्रकार से बिल पास करना, मतलब कि जो बिल होते हैं, जो प्रस्ताव होता है या बिल जिसे बोला जाता है, उसको पारित करने, उसमें सुधार के साथ साथ उनको स्वीकृत करना। स्वीकृत मतलब अनुमति देना, प्रस्ताव पारित करने का कार्य ही नहीं करते, बल्कि उसमें व्यापक तौर पर जनता के प्रति भी ये उत्तरदायी होते हैं। लोगों के अकॉर्डिंगली ये काम करते हैं, ताकि अगर इसमें कोई गलती हो तो वो इसके अकॉर्डिंग जो है जनता को, मतलब इसके बारे में बता सके कि कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है और उसमें सुधार कर सके। विधानमंडल उन नीति प्रस्तावों पर बहस और विश्लेषण करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जो उनके समक्ष पेश किए जाते हैं। जो विधानमंडल है वो उन नीतियों पर, नीति जो प्रस्ताव है, जो बिल पास किया जाता है, उन जो प्रस्ताव है उन पर बहस करते हैं जो उनके सामने पेश किए जाते हैं। जो प्रस्ताव वगैरह है तो उन पर ये लोग डिबेट करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब उसको एनालाइज करते हैं कि आगे प्रस्ताव पारित करना है कि नहीं करना, इनका काम होता है। नेक्स्ट आता है कार्यपालिका। इसका तात्पर्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल जो समितियां हैं, प्रधानमंत्री समिति वगैरह, इसमें प्रधानमंत्री से है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है। मतलब कार्यपालिका का काम क्या है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आ गए या मंत्रिमंडल आ गया, उनकी जो समितियां बनाई जाती है वो इन्वॉल्व हो गया। तो ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। जो प्रधानमंत्री कार्यालय वगैरह होते हैं उसमें इन्वॉल्व होता है। और लेकिन जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होते हैं उसमें राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल काम करता है, नीति बनाने का काम करता है। मगर जो संसदीय शासन प्रणाली वाले देश होते हैं उसमें प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो होता है वो नीति का निर्माण करता है। जैसे कि भारत भी एक संसदीय शासन प्रणाली है, उसमें भी मंत्रिमंडल ही सरकारी गतिविधियों से संबंधित जितनी भी नीतियां हैं उसके प्रस्ताव पारित करता है। मतलब कि जो सरकारी गतिविधियां हैं, सरकार की तरफ से जितनी भी गतिविधियां हैं उससे संबंधित जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं वो उसका प्रस्ताव ये पारित करता है, इसका काम है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना कोई भी नीतिगत प्रस्ताव प्रभावी नहीं हो सकता है। मतलब कि जब तक मंत्रिमंडल उस पर स्वीकृति नहीं दे देता वो जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं किया जा सका, वो ज़्यादा प्रभावी नहीं नज़र आ सकता। नीति निर्माण का प्रभावी निकाय होता है सिस्टम, वो कैबिनेट के हाथों में होता है। कैबिनेट एक बैठक जिसे बोला जाता है, मतलब कैबिनेट होता है उच्च स्तर के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही रहते हैं। कैबिनेट मतलब उच्च वर्ग के जो होते हैं
स्तर के जो मंत्री होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आमतौर पर कैबिनेट की जो साप्ताहिक अथवा यथा आवश्यक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब कोई किसी विषय पर बहस करनी होती है या किसी भी विषय पर बैठक करनी होती है, तब इनकी जो सामूहिक मतलब बैठक होती है इन लोगों की, और ये सभी नीतियों पर ये निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम संविधान के संरक्षण के रूप में न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि वैधानिक अथवा प्रशासनिक कार्यवाहियों द्वारा इसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया। मतलब कि न्यायपालिका का काम ये होता है कि एक प्रकार से संविधान के संरक्षण के रूप में देखा गया है, संविधान को सुरक्षा प्रदान करने के रूप में देखा गया है कि न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है, सुनिश्चित मतलब कि ये चीज़ कंफर्म करती है, कंफर्मेशन देती है इस चीज़ की, इस बात की गारंटी लेती है कि प्रशासनिक कार्यवाही या वैधानिक कार्यवाही के द्वारा कोई भी प्रावधान जो प्रावधान जारी किए जाते हैं, कोई भी नीति बनाई जाती है या कोई संस्था बनाई जाती है, तो उसमें जितने भी प्रावधान जारी किए गए हैं उसका उल्लंघन नहीं किया गया है। न्यायपालिका ये देखती है कि नीतियों का निर्धारण इस तरीके से हो ताकि उनका जो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उससे टकराव ना हो। अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचेगी तो ऐसी नीतियों बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए इस बात का भी ये चीज़ ध्यान देती है। और निर्माण प्रक्रिया में ऐसा होता है कि न्यायपालिका सरकार को सुनिश्चित दिशा निर्देश देती है जिन पर अमल करने के लिए सरकार बाध्य होती है। मतलब कि निर्माण प्रक्रिया में ऐसा होता है कि न्यायपालिका जो होती है वो सरकार को ऐसे दिशा निर्देश दे देती है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बता देती है, उसे मतलब डायरेक्टिव कर देती है कि जिन पर वो काम करने के लिए जो सरकार है ना वो बाध्य रहती है, वो फोर्सफुली उस चीज़ को कार्य करेगी ही करेगी। अगर न्यायपालिका ने प्रस्ताव पारित कर दिया इस चीज़ के लिए, अगर ये डिसीजन ले लिया कि ये चीज़ होगा तो होगा ही, तो सरकार उस चीज़ को करने के लिए वो बाध्य होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, पहले बताया था मैंने सरकारी तंत्र। नीति निर्माण की प्रक्रिया में सरकारी तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आती है गैर सरकारी तंत्र की बारी। इसमें आता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल होते हैं आम चुनाव के टाइम पर वो अपने घोषणा पत्र जो होते हैं वो प्रकाशित करते हैं। मतलब कि उसको जब चुनाव होता है, चुनाव के टाइम पे वो लोग अपने घोषणा पत्र को जारी रखते हैं ताकि उनका जो लोगों का समर्थन है वो प्राप्त कर सकें और वो हाई लेवल पर रहकर मतलब चुनाव जीत सकें। तो चुनाव घोषणा पत्रों पर विभिन्न राजनीतिक दल अपनी विचारधारा एवं कार्यक्रमों के आधार पर आम लोगों से समर्थन मांगते हैं। मतलब कि जो राजनीतिक दल है वो अपनी विचारधारा व्यक्त करते हैं, उसी जो पोस्टर्स वगैरह छपवाते हैं, अनाउंसमेंट्स वगैरह करते हैं, वो सारे कार्यक्रम वगैरह करते हैं, उनके आधार पर वो आम लोगों से अपना समर्थन मांगते हैं ताकि वो नीतियाँ बना सके। यदि कोई राजनीतिक दल बहुमत के आधार पर सरकार बना लेता है तो वह अपने घोषणा पत्रों के परिप्रेक्ष्य में लोक नीति के निर्माण का प्रयत्न करता है। मतलब कि अगर राजनीतिक दल लोगों के समर्थन में अगर बहुमत ज़्यादा प्राप्त कर लेता है तो वह अपने घोषणा पत्रों के परिप्रेक्ष्य में, मतलब परिप्रेक्ष्य मतलब पर्सपेक्टिव, इसी के अकॉर्डिंग लोक नीति के निर्माण के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रयत्न भी करते हैं। एक दल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समाज के विस्तृत क्षेत्रों में जनता का मत संग्रहित करके लोक नीति निर्माण हेतु से सरकारी तंत्र तक ले जाना है। मतलब कि ये जो दल है, जब भी अगर बहुमत से ये दल अगर पार्टी बना लेती है, मतलब ये दल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका सबसे पहले यही होता है, समाज के विस्तृत क्षेत्रों में जनता का मत संग्रहित करके। मतलब कि समाज के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जनता का मत वो कलेक्ट करते हैं और उसके बाद लोक नीति निर्माण के थ्रू ये वो सरकारी तंत्र तक ले जाते हैं ताकि वह आगे नीतियों का निर्माण कर सके। नेक्स्ट आता है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं क्योंकि सामाजिक आंदोलन ही नीतियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हुए नजर आया है। सामाजिक आंदोलन जो उनके विभिन्न दृष्टिकोणों के द्वारा सामने आते हैं, नीति निर्माताओं को बनाई गई नीति में परिवर्तन करने अथवा नई नीतियाँ बनाने के लिए बाध्य किया जाता है। मतलब कि जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो उनके विभिन्न दृष्टिकोणों के द्वारा सामने आते हैं। निर्माता होते हैं उनको इस बात के लिए फोर्स किया जाता है कि वो जो नीतियाँ बनाई गई हैं उनमें परिवर्तन करें और जो नई नीतियाँ बनाई जाएं उसके लिए भी ये लोग ज़्यादा फोर्स करते हैं सरकार को। सामाजिक आंदोलन द्वारा रखी गई मांगों की निष्पक्षता, व्यापक उद्देश्य
अन्य सामाजिक वर्गों की मांगों तथा उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखकर नीति निर्माता नीतियों का निर्माण करते हैं। मतलब कि जो सामाजिक आंदोलन है उनके द्वारा जितनी भी रखी गई मांगे हैं उसको निष्पक्षता से व्यापक उद्देश्यों, जो जितने भी उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए, और जो सामाजिक वर्गों हैं उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए और जितने भी साधन प्रोवाइड करवाए गए हैं उनको ध्यान में रखकर ये नीति निर्माता जो होते हैं वह नीतियों का निर्माण करते हैं। ना सिर्फ नीतियों के निर्माण के वक्त बल्कि उनके निष्पादन के समय भी सामाजिक आंदोलन एक मुख्य निर्धारक के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कि सिर्फ नीतियों के निर्माण के टाइम पर ही नहीं बल्कि जब उसका निष्पादन होता है, निष्पादन मतलब जब इनका कार्यान्वयन होता है, तब उसके समय भी जो सामाजिक आंदोलन है वो एक मुख्य निर्धारक के रूप में इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट है लोक नीति। लोक नीतियों के निर्माण में लोकमत की भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भूमिका रहती है। मतलब कि लोक नीतियों के निर्माण में लोकमत जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भी, मतलब डायरेक्ट भी इनडायरेक्टली भी ये इसकी भूमिका नज़र आती है। जैसे कि सरकार और राजनीतिक दल है, उनकी नीतियों के निर्माण में पहल करनी पड़ती है। मतलब कि सरकार और राजनीतिक दलों को उन्हीं नीतियों के निर्माण में पहल करनी पड़ती है जो शिक्षित लोकमत चाहता है। शिक्षित लोकमत जो प्रबुद्ध जनता होती है, जो इस चीज़ के बारे में उनको पता होता है कि क्या चीज़ क्या मतलब जैसे कि सरकार के बारे में पता होता है और जनता की भलाई के बारे में पता होता है कि आम जनता उसमें कैसे आम जनता की भलाई के लिए क्या क्या नीतियाँ बनाई जा सकती है, तो उसी के फोर्सफुली मतलब उसके लिए काम करते हैं सरकार और राजनीतिक दल जो है उन्हीं के बिहाफ पर ये लोग कार्य करते हैं। लोकमत प्रबुद्ध जनता के मत को कहा जाता है। लोकमत मैंने बताया कि प्रबुद्ध जनता के मत को कहा जाता है। प्रबुद्ध जनता मतलब जो बहुत ज़्यादा शिक्षित हो, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में उन लोगों को पता होता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व रहते हैं इन सब चीज़ों में, राजनीतिक मामलों में कि जनता की भलाई के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, तो उन्हीं के मत को लोकमत कहा जाता है। लोकमत का संबंध होता है विशिष्ट हितों के बजाय सार्वजनिक हित में रहता है। मतलब कि लोकमत जो होता है वो किसी स्पेशली हित के में इन्वॉल्व होने के बजाय वो सार्वजनिक हित में रहता है। प्रशासकों द्वारा उठाए गए जितने भी प्रश्न हैं, रेडियो या राजनीतिक दल है, सिनेमा है, समाचार पत्र, इसी के माध्यम से सामान्य जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, तो उनकी क्रिया और प्रतिक्रिया से लोकमत की अभिव्यक्ति होती है। मतलब कि लोकमत की अभिव्यक्ति की जाती है इसके थ्रू आम जनता से। प्रशासकों द्वारा जितने भी उठाए गए कदम हैं या सिनेमा है, कोई भी ऐसे संचार के साधन जिसे देखा जाए तो वो सामान्य जनता तक वो चीज़ पहुंचाते हैं लोकमत के थ्रू, ताकि लोकमत के बारे में उन्हें अच्छे से जान पहचान हो जाए, अभिव्यक्ति हो जाए। नेक्स्ट आता है नीतियों का क्रियान्वयन या कार्यान्वयन कहें तो मतलब इम्प्लीमेंटेशन इसका होता है कि लोक नीति जो है उसके निर्माण से भी सबसे ज़्यादा जटिल काम है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है उसका क्रियान्वयन करना। मतलब उस चीज़ को बनाए रखना, उसके ऊपर वर्क करते रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लोक कल्याण का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब नीतियों का लाभ प्राथमिक स्तर तक पहुँचे। मतलब कि जब लोक कल्याण क्या है तभी पूरा हो सकता है जब नीतियाँ बनाई जाए और उसका लाभ बहुत ग्रास रूट मतलब बहुत ज़्यादा गहराई तक उसमें पहुँच सके, तभी इसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। नीति निष्पादन की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित चरणों में बांट सकते हैं। 5 चरण हैं इसके कि नीति का कैसे बनाए रखा जा सकता है। पहला पॉइंट आता है दस्तावेजों का अध्ययन। नीतियों के क्रियान्वयन का ये पहला चरण है। जब नीतियों का क्रियान्वयन होता है तो उसका पहला चरण यही होता है कि दस्तावेजों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसको उस पर स्टडी की जाती है। इस चरण में निष्पादन एवं कार्यान्वयन एजेंसियां नीति से संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन करती है। मतलब कि जो एजेंसियां बनाई जाती हैं इनके थ्रू जितनी भी है नीति से संबंधित जितने भी दस्तावेज है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उस पर स्टडी करती है और उन डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी अस्पष्ट मतलब जो तथ्य वगैरह होते हैं मतलब स्पष्ट नहीं होते हैं, मतलब सही से उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको देखकर
स्पष्टीकरण की वो मांग भी करते हैं, जिससे कि इसके क्रियान्वयन को लेकर कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो जाए। मतलब कि क्रियान्वयन को लेकर कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए इसका स्पष्टीकरण किया जाता है। मतलब ताकि इसको पहले वेरिफिकेशन की जाती है इस चीज़ की कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए आगे चलकर क्रियान्वयन के लिए। तो नेक्स्ट आता है दायित्व विभाजन। दायित्व का मतलब जब दस्तावेज अध्ययन हो जाता है, उस पर स्टडी कर ली जाती है, उसका स्पष्टीकरण भी हो जाता है, उसके बाद आता है नीतियों को विभिन्न खंडों में बांट दिया जाता है। दायित्व विभाजन मतलब इसी में आता है जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उनको विभिन्न खंडों में विभाजित किया जाता है। इसे दायित्व विभाजन कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है जितने भी लक्षित क्षेत्र समूह हैं, मतलब टारगेट ग्रुप हो गया, जितने भी एसेंशियल मीन्स हैं या उपलब्ध जितनी भी अवेलेबल टेक्निक्स वगैरह हैं, उनका सही से विश्लेषण किया जा सके और निर्धारण किया जा सके। इसके उपरांत साधनों का प्रसार अथवा फैलाव नीति के विभिन्न खंडों के आधार पर किया जाता है। मतलब कि जो नीति के जितने भी खंड बनाए जाते हैं, जितने भी पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जाता है, उसी के बिहाफ पर साधनों का प्रसार किया जाता है। मतलब कि जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उनका प्रसार किया जाता है और उनका फैलाव किया जाता है इसी बिहाफ पर। नेक्स्ट आता है आंकड़ों का संग्रहण। तीसरा चरण नीति के कार्यान्वयन से प्रभावित होने वाली जितने भी व्यक्तियों के समूह हैं तथा क्षेत्र से आवश्यक सूचना एवं आंकड़े इकट्ठा करने का है। मतलब कि तीसरा चरण में ये बताया गया है नीतियों के कार्यान्वयन से जितने भी प्रभावित होते हैं, जितने भी व्यक्तियों के समूह हैं या कोई क्षेत्र है, वो जो प्रभावित होते हैं उनसे सूचनाएं एकत्रित करते हैं और जो आंकड़े वगैरह है उनको इकट्ठा करने का काम इनका है। मतलब कि इनका काम ये है कि जितने भी मतलब नीतियाँ बनाई गई हैं उससे प्रभावित होने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनसे सूचनाएं ली जाती हैं, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उनसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिए जाते हैं कि नीतियों का लाभ उन्हें पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, वो सब इन्हें मतलब कलेक्ट करना होता है ताकि ये नीतियों में और परिवर्तन कर सकें, कोई परेशानी हुई है उसको सुलझा सकें। कभी कभी एक नीति का समाज के कुछ तबकों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। मतलब कि कोई एडवर्स इफेक्ट भी इसका पड़ सकता है। जो नीतियाँ बनाई जाती हैं समाज के भलाई के लिए ना होकर उसका एडवर्स इफेक्ट अगर उसमें पड़ता है तो उसमें भी वो चेंजेस कर सकें। ऐसे प्रभावित तबके नीति कार्यान्वयन में बाधा भी डाल सकते हैं। नीति कार्यान्वयन में ये बाधा डाल भी सकते हैं। ऐसे तबके जो होते हैं अगर इसको प्रभावित करता है नीतियों को तो वो कार्यान्वयन में बहुत ज़्यादा बाधा डाल सकते हैं। और इस संबंध में एकत्रित सूचनाएं जितनी भी हैं उससे कार्यान्वित एजेंसियां सुधार के लिए प्रतिकारी कदम उपाय पहले ही अपना लेते हैं। मतलब कि जितनी भी मतलब थोड़ी बहुत जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसे एक जितनी भी सूचनाएं होती हैं उनके थ्रू ये लोग सुधार कर लेते हैं। एजेंसियां वगैरह जितनी भी बनाई जाती हैं इनके थ्रू तो वो लोग पहले ही इस पर सुधार कर लेते हैं ताकि आगे अगर नई नीतियाँ बनाई जाए तो उसमें कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट आता है कार्यपालिका। नीतियों के निष्पादन के लिए कार्यपालिका आधिकारिक अंग है। नीतियों के कार्यान्वयन का कार्य व्यवहार में प्रशासन तंत्र करता है। प्रशासन विधायिका द्वारा निर्मित नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए अपने अनुभव और विशेषज्ञता का इस्तेमाल करता है। मतलब कि नीतियों के निष्पादन के लिए कार्यपालिका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें अंग है देखा जाए तो। और जो नीतियाँ हैं उसके कार्यान्वयन के लिए सबसे पहला काम होता है प्रशासन तंत्र का। प्रशासन तंत्र ही विधायिका द्वारा जितने भी जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उनको कार्यान्वित करने का काम करता है और अनुभव और विशेषज्ञता का इस्तेमाल करता है ताकि जो नीतियाँ वगैरह हैं उसमें और सुधार किया जा सके। नीतियों का निर्माण और उसके कार्यान्वयन दो मुख्य कार्य हैं जिनसे कार्यपालिका का संबंध है, क्योंकि वह लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। मतलब कि कार्यपालिका का काम ही यही है कि जो लोक नीतियाँ हैं उसके निर्माण में और उसके कार्यान्वयन में, यही दोनों काम कार्यपालिका का कनेक्शन है इससे, ताकि क्योंकि कार्यपालिका का काम ये होता है लोगों के कल्याण को और बढ़ावा देना, उसमें जितनी भी चेंजेस हुए हैं उस पर ध्यान देना, उसका विश्लेषण करना। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है न्यायपालिका। नीति निष्पादन में न्यायपालिका भी अपनी भूमिका निभाती है। ऐसा सामान्य तब होता है जब नीति के उद्देश्य सुस्पष्ट नहीं होते तथा उस नीति की कोई व्याख्याएं
की जा सकती है, मतलब कई व्याख्याएं की जा सकी है। मतलब कि जो नीति निष्पादन है उसमें न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग है देखा जाए तो। और न्यायपालिका तब इन्वॉल्व होती है जब नीति के उद्देश्य सुस्पष्ट नहीं होते। सुस्पष्ट मतलब सही से उस नीतियों का उद्देश्य पता नहीं लग पाता किसी को कि नीति जो बनाई गई है उसको स्पष्ट नहीं किया जाता। और उस नीतियों की कई व्याख्याएं दी जा सकती हैं। कई व्याख्याएं मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा अलग अलग मतलब उनको बांट दिया जाता है कि क्या नीतियों का उद्देश्य मतलब चेंजेस होते रहते हैं उसमें। इसी मामले में न्यायपालिका जो है, न्यायालय जो है वो अपना निर्णय देते हैं ताकि और उनका जो निर्णय होता है वो अंतिम मान लिया जाता है। भारत में कई क्षेत्रों में ऐसा हुआ है किसी भी अधिनियम अथवा नीति के निष्पादन से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना की गई है। मतलब कि भारत में ऐसी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे कोई भी अधिनियम या नीति के निष्पादन से जितनी भी समस्याएं हैं उसकी स्थापना, उसके निपटारे के लिए जो प्रशासनिक न्यायालय हैं उनकी स्थापना की गई है भारत में। तो न्यायपालिका का काम ही यही है कि उस पर अंतिम फैसला दे ताकि आगे चलकर इसको अगर कोई परेशानी आती है तो उसमें बाद में चेंजेस किया जा सके और उस जो न्यायपालिका है उसका जो न्याय है मतलब फैसला जो है उसका अंतिम मान लिया जाता है। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है आपको नीतियों के क्रियान्वयन के बारे में और उसका मूल्यांकन, नीति निर्माण की प्रक्रिया क्या है उसका और उसका क्रियान्वयन के तरीके बता दिए मैंने। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताइए लोक नीति क्या है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बना दी है। लोक नीति के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, उसका इंपॉर्टेंस बता देना, उसके बाद लोक नीति की प्रक्रिया के बारे में बता दीजिएगा तो ताकि ये लेंथी हो जाए थोड़ा आंसर लिखने में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।